नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ, खास करके वो खबरें जो आप पर बहुत इंपैक्ट करती हैं, हम सभी पर इंपैक्ट करती हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि वर्ल्ड नाउ में हम दुनिया भर की खबरें तो दिखाते हैं, लेकिन इन खबरों को दिखाने का फायदा क्या होता है। आज इन्हीं खबरों की वजह से पूरे देश में तेल की कमी की बात कही जा रही है, पेट्रोल डीजल की कमी की बात कही जा रही है, एलपीजी की कमी की बात की जा रही है, शेयर मार्केट दबाव में है, वैश्विक ऑयल क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है। इसलिए इन खबरों को जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर वॉर के बीच में सिचुएशन कैसी है, क्या सुलह के कोई हालात दिख रहे हैं, वैकल्पिक बाजार क्या है, स्थिति क्या है, क्या अमेरिका जंग जीत रहा है या अमेरिका हार रहा है, क्या तेहरान जीत चुका है। कई सारी ऐसी खबरें होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं, जिसे समझा जाए, जिसे देखा जाए, जिसे परखा जाए और उससे बहुत फायदा भी होता है। चलिए वर्ल्ड नाउ में बताते हैं आज की ऐसी कुछ खबरें आपके लिए। पहली खबर में एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने दुनिया की सियासत और जंग की दिशा की नई बहस छिड़ दी है। हमने आपको बाबा वेंगा की भविष्यवाणी तो दिखाई, लेकिन एक और भविष्यवक्ता है जिन्हें चीन का नास्त्रेदमस कहा जाता है। उनका नाम है प्रोफेसर शुकिन जियांग, जिनकी भविष्यवाणी चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध लंबा चल सकता है और इसका अंजाम अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। बताया जा रहा है कि जियांग ने पहले ही संकेत दिया था कि मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा टकराव होगा। जियांग ने यह भी कहा था कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। इन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा ही करेगा, इसे भी टाला नहीं जा सकता। और यहां तक कि इन्होंने अमेरिका के हार की भविष्यवाणी की और यह भविष्यवाणी सुर्खियों में है। तो वाकई इस जंग में अमेरिका को अभी तक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस जंग को लेकर चीन के नास्त्रेदमस ने और क्या भविष्यवाणी की है, बताएंगे आपको डिटेल से। वर्ल्ड नाउ में आगे बात करेंगे मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका और ईरान की लड़ाई कहां तक पहुंची है, क्योंकि इस आग में सुपर पावर के हाथ झुलसते नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बीच अमेरिका को वो जख्म मिले हैं जिसकी कल्पना शायद किसी भी अमेरिकी ने की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कभी नहीं की होगी। ईरान अमेरिका की लड़ाई के बीच 14वां दिन हो चुका है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मैदान में सुपर पावर का दम निकलता दिख रहा है। ईरान के मिसाइलों और ड्रोन के हमलों ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को बड़ी चुनौती दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस जंग में अमेरिका की रणनीति उल्टी पड़ गई। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल हो चुकी है। अमेरिका के लिए क्या अब इस लड़ाई को लड़ना बहुत भारी है, और क्या मिडिल ईस्ट की इस जंग में शक्ति संतुलन बदल रहा है। फिर आगे वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के सरेंडर की। मिडिल ईस्ट की जंग में ऐसा लग रहा है ट्रंप सरेंडर मोड में, क्योंकि अब यह जंग दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध को 14 दिन हो चुके हैं। युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका जीत के बड़े बड़े दावे करता रहा है। यहां तक कहा गया कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के मौत के बाद ईरान के पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जब से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर खामेनेई को एलिमिनेट कर दिया, यानी उनको मार दिया। इसके बाद ईरान में कोई बातचीत करने वाला नहीं बचा। और आपको याद होगा, अगर आप वर्ल्ड नाउ देखते हैं तो यह खबर हमने आपको खामेनेई के मारे जाने के फौरन बाद बताई थी कि अब बातचीत किससे करेगा अमेरिका। कोई लीडरशिप नहीं है, कोई टीम नहीं है। ईरान एक ऐसा देश, ऐसा खूंखार देश बन चुका है जिसके हथियार तो बहुत हैं, हमला करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए, डिप्लोमेसी के लिए कोई बचा नहीं है। और देखिए, उस समय से कहानी बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसे कि मैंने आपको बताई थी। हालात यह हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल तक दुनिया को रूस से तेल खरीदने पर कड़ी सजा की धमकी दी थी। आज वो रूस से तेल खरीदने की मंजूरी देते नजर आ रहे हैं। हिंदी में एक मुहावरा है, थूक कर चाटना, मतलब बहुत भारी बेइज्जती होना। इससे बड़ी बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए कुछ नहीं हो सकती कि वो कह रहे हैं कि आज रूसी तेल खरीद लो। कल को वही अमेरिका कह रहा था, याद होगा आपको, भारत के ऊपर भी इन्होंने एलिगेशन लगाया था और कहा था कि रूस से तेल खरीदकर वो यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं। तो कहां गई पीट हेगसेथ की वो बयानबाजी, वो हेकड़ी? कहां गई डोनाल्ड ट्रंप की वो गंभीर एलिगेशन जो उन्होंने लगाया था? कहां गए स्टीव विटकॉफ?
कहां गए ये लोग जो भारत पर एलिगेशन लगा रहे थे और कह रहे थे रूस से तेल खरीदना, यूक्रेन वॉर को फंड करना है, भारत के हाथ यूक्रेन के खून से लाल है, ऑल दैट। ये सब डिप्लोमेसी है और अमेरिका एक ऐसा बैंगन है थाली का जिसका अपना कोई वजूद नहीं रह गया। और अमेरिका आज खामेनेई और तेहरान और पुतिन के बीच इस कदर चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कि उसे खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, और इसलिए उसने रूसी तेल खरीद को मंजूरी दे दी है। चलिए इन खबरों को डिटेल से जानते हैं और देखते हैं वर्ल्ड में इस जंग की क्या स्थिति है, क्या कोई रिलीफ की खबर आने वाली है, क्या पेट्रोल डीजल संकट से मामला टलने वाला है, सब कुछ डिटेल में। वर्ल्ड में आज बात करेंगे ऐसी खबर की जिसमें मिडिल ईस्ट के बीच अमेरिका का दम निकलता जा रहा है। अमेरिका को ऐसे जख्म मिले हैं जिसकी कल्पना शायद अमेरिका ने कभी नहीं की। ईरान, अमेरिका, इसराइल के बीच जंग को 14 दिन हो चुके हैं। सुपर पावर का दम निकलने लग गया है। अमेरिका को इस बीच बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका का एक बहुत कॉस्टली विमान ढेर कर दिया गया है। यह है रिफ्यूलर विमान KC-135। अगर इसकी तस्वीरें हैं तो जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए। KC-135 एयर रिफ्यूलर जो हवा में ही जेट के फ्यूल को फुल कर देता है। यह चलता फिरता हवाई पेट्रोल पंप है फाइटर जेट्स के लिए। इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि रिफ्यूलर किस तरह से काम करता है, किस तरह से ऑपरेट करता है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यह अमेरिका का यही रिफ्यूलर KC-135 जाकर क्रैश हो गया इराक में, और अमेरिकी विमान पश्चिमी इराक के फ्रेंडली एयर स्पेस में क्रैश हो गया। हालांकि अमेरिका इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि क्रैश जो है वो हमले की वजह से नहीं हुआ है, तकनीकी वजह से हुआ है। देखिए कैसे एक रिफ्यूलर से फाइटर जेट फ्यूल लेकर फिर वहां से रवाना होते। अब दूसरी तस्वीर लगाइए पीसीआर प्लीज। हमले की वजह से विमान क्रैश नहीं हुआ, अमेरिका कह रहा है। वहीं इराकी मिलिशिया ने दावा किया है कि हमने मार गिराया है इस रिफ्यूलर को, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बहुत कॉस्टली रिफ्यूलर है, फाइटर जेट्स में बहुत आसानी से फ्यूल फिल करता है। उड़ता हुआ एक पेट्रोल पंप है फाइटर जेट्स के लिए, और इसके बगैर यहां मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फाइटर जेट्स के लिए फ्लाई करना, लड़ना लगभग असंभव है, क्योंकि दूरी बहुत है। अमेरिका ने इससे सैन्य हमले से इनकार किया है ऑपरेशन के बीच अमेरिकी एयरफोर्स को, लेकिन इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। पेंटागन की जुबान पर एक ही रटा रटाया शब्द है, हादसा। क्या ये महज तकनीकी खराबी है, किसी अदृश्य हमले की पहली आहट है, या फिर ईरान की बड़ी कामयाबी? और क्या डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन एपिक फ्री फेल हो चुका है? KC-135 क्रैश साइट आपको दिखाते हैं, जरा नक्शे के जरिए देखने की कोशिश कीजिए। यह है इराक का वो इलाका जहां पर KC-135 क्रैश हुआ है, और एक बहुत कॉस्टली एयर रिफ्यूलर है जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता है अपने फाइटर जेट्स जैसे कि F-22, F-16, F-35 उनको रिफ्यूल करने के लिए। हवा में ही ये फाइटर जेट्स में रिफ्यूलिंग कर देते हैं। इसके अलावा फाइटर जेट्स में ही नहीं, हरक्यूलिस C-130 विमानों में भी ये रिफ्यूलिंग करते हैं, और बहुत सारे जो सैन्य विमान, कार्गो विमान है, उनमें भी KC-135 का इस्तेमाल होता है रिफ्यूलिंग के लिए। लेकिन बगदाद में अल असद एयरबेस के पास KC-135 का एक क्रैश साइट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। 13 मार्च 2026 पश्चिमी इराक का इलाका है। इसके अलावा कई सारे हादसे हैं, उन पर भी आप नजर डाल लीजिए इस मैप में। F-15 1 से 2 मार्च के दरमियान 2026 कुवैत का एयर स्पेस था जहां पर मार गिराया गया। इसके अलावा F-16 रैकेज 10 मार्च 2026, MQ-9 रीपर रिकॉन 6 मार्च 2026 को मार गिराया गया। ये वो कॉस्टली इक्विपमेंट्स है जो अमेरिका युद्ध में इस्तेमाल करता है, और इसलिए अमेरिका की हवा टाइट है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या जवाब देंगे? जिस तरह से ये बेसेस नष्ट हो रहे हैं, ये आर्म एम्यूनिशंस नष्ट हो रहे हैं, इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट्स नष्ट हो रहे हैं। बगदाद, अल असद एयरबेस, रमादी, सीरिया, जॉर्डन, ईरान, इराक, हर तरफ एक ही नजारा है। जिस KC-135 स्ट्रेटो टैंकर को अमेरिकी एयरफोर्स की रीढ़ कहा जाता है, जो लड़ाकू विमान की सांसें यानी कि ईंधन भरने का काम करता है,
वो खुद जिंदगी की जंग हार गया। पश्चिमी इराक के आसमान में मिशन पर निकले रिफ्यूलर विमान क्रैश हो गए और ये वही विमान है जो ईरान पर बमबारी करने जा रहे फाइटर जेट्स पे रिफ्यूल कर रहा था। पेंटागन कह रहा है ये हादसा है, पेंटागन को इज्जत बचानी है अपनी। अमेरिका ये थोड़ी कहेगा कि किसी ने मार गिराया। ईरान पलटवार कर रहा है। ईरान ने कहा कि ये कोई हादसा नहीं है, चलता फिरता सैन्य विमान अचानक से क्रैश नहीं हो जाता है, इसको हमने मार गिराया। तो समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट की जंग अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुकी है। अमेरिका के एपिक फ्यूरी को ईरान ने एपिक फेलियर में बदलने की कसम खा ली और यहां तक कि बदल भी दिया है। हालांकि दुखद खबर यह है कि इस विमान में 9 से 12 क्रू मेंबर सवार थे जो कि वायुसेना के जवान थे। इनमें से 4 की मौत हो गई है, 2 लापता बताए जा रहे हैं, बाकियों को ढूंढा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि अमेरिका का एक KC-135 विमान लंबी दूरी के अभियान के दौरान लड़ाकू विमानों और अन्य सैन्य विमानों में हवा में ही ईंधन भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। यूएस सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड ने भी KC-135 विमान रिफ्यूलर के क्रैश होने को कंफर्म किया है। सेंटकॉम ने ट्वीट करके बताया कि यूएस सेंट्रल कमांड को KC-135 एयर रिफ्यूलर विमान के क्रैश होने की जानकारी मिली है। यह घटना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान फ्रेंडली एयर स्पेस में हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक विमान पश्चिमी इराक में गिर गया है और दूसरा सुरक्षित रूप से लैंड कर गया है, यानी कि इसका मतलब यह है कि एक साथ 2 KC-135 विमान आसमान में थे, जिसमें से एक को हिट कर दिया गया इराकी मिलिशिया की तरफ से, वहीं दूसरा सेफली तरीके से वापस अपने बेस पर लौट गया। इजराइल अमेरिका के लिए बहुत बड़े सदमे से कम नहीं। जिस अमेरिका के छांव तले इजराइल ईरान को ललकार रहा था, अब उसी छांव में आग लगने लगी। क्या कहिए कि उसी छाते में छेद होने लगी है। एक तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस जंग के मैदान में फंसी है, दूसरी तरफ अमेरिका का यह नुकसान ईरान के हौसलों को 7वें आसमान पर पहुंचा रहा है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका इस नुकसान को चुपचाप सह लेगा? और अगर नहीं सहेगा तो उसके पास विकल्प क्या है? या फिर इस विमान के मलबे से निकलेगी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी? क्योंकि याद कीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कोई अचानक छिड़ी लड़ाई नहीं थी। उसमें भी ऐसे ही छोटे छोटे एस्केलेशन पॉइंट्स आए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो एक बुलेट के बाद शुरू हुई थी। आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बदलने वाला है। ईरान के तेवर देखकर अमेरिका चौंक रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर वो बैकफुट पर है और यहां सिर्फ एक विमान नहीं गिरा है, ये सुपर पावर का रसूख गिर पड़ा है। उसकी धाक, उसकी साख, उसकी इज्जत क्रैश हो गई है, धराशायी हो गई है बीच रेगिस्तान में। पश्चिमी इराक के आसमान में हुआ ये क्रैश सिर्फ एक क्रैश नहीं है, उस सुपर पावर की ताकत पर सवाल है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य ताकत मानता है। सिर्फ 14 दिन के भीतर अमेरिका के 4 विमान तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स भी नष्ट किए जा चुके हैं, चाहे वो रेडार हो, चाहे वो एयर डिफेंस हो, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो एयर रिफ्यूलर हो। और क्या क्या खोएगा अमेरिका। यहां तक तो अब्राहम लिंकन को लेकर भी खबर है कि अब्राहम लिंकन को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उसे खाड़ी से मिडिल ईस्ट से निकाला जा रहा है। हालांकि इस खबर के कंफर्मेशन में अभी वक्त है। सवाल यह है कि क्या ईरान की जवाबी रणनीति अमेरिका को भारी पड़ चुकी है? तेहरान का दावा है कि वो खून का बदला खून से ही लेगा और मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना उसकी जद में है। अमेरिका का ये विमान उस इलाके में था जहां तनाव पहले से चरम पर है। पेंटागन की खामोशी ये बता रही है कि उन्हें भी इस हमले का डर था और अगर यह हमला है तो अगली बारी किसी फाइटर जेट की भी हो सकती है। पेंटागन इसे अब हादसा कहकर अपनी, अमेरिका की और अपने राष्ट्रपति की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि ऐसे विमान वहां ज्यादा क्रैश होते हैं जहां पर तनाव ज्यादा हो। और इस पूरे खेल में शिकारी कौन है जिसे पेंटागन का रडार भी नहीं पकड़ पाया? यानी मिडिल ईस्ट में बारूद के बिसात भिज चुकी है। इस बार खेल बदल चुका है। जिसे अमेरिका अपना अजय कवच कहता था, ईरान ने उसे खिलौने की तरह उखाड़ कर फेंक दिया। पिछले 14 दिन से चल रही इस लड़ाई में ईरान ने न सिर्फ हमले किए बल्कि अमेरिका की सैन्य हनक को सीधी चुनौती दी। कतर से लेकर बहरीन, कुवैत से लेकर संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन तक
तेहरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स अमेरिकी ठिकानों पर ऐसे बरस रहे हैं कि पेंटागन की सांसें फूली हुई हैं। एक और बड़ा झटका लगा है अमेरिका को जॉर्डन के मुआफक साल्टी एयरबेस पर। अमेरिका को जिस एयर डिफेंस पर नाज था उसका नाम है थाड, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आसमान में ही राख कर दे पलक झपकते ही। लेकिन ईरान ने उस सिस्टम के दिल यानी कि उसके $300 मिलियन के ANTPY-2 रेडार को तबाह कर दिया। और आलम यह है कि अमेरिका को यहां इस थाड की जगह साउथ कोरिया में जो थाड डिप्लॉय किया था उस थाड को निकालकर अब जॉर्डन लाना पड़ रहा है। यकीन ना हो तो इस खबर को जरा विस्तार से देखिएगा, इस पर आगे भी हम आपको डिटेल से देते रहेंगे जानकारी। लेकिन ये बिल्कुल बात पक्की 100% सच्ची खबर है कि यहां पर थाड डिफेंस सिस्टम जॉर्डन में नष्ट होने के बाद अमेरिका ने जो साउथ कोरिया में डिफेंस सिस्टम थाड लगा रखा था उसको निकालकर यहां लाने का फैसला किया है। लेकिन फायदा क्या है, जरा सोचिए। जिस रडार के भरोसे अमेरिका पूरी खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा का दावा करता था, दम भरता था, उसे ईरान ने कुछ ही मिनटों में मलबे में तब्दील कर दिया। सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, कतर के अल उदीद एयरबेस पर भी अमेरिकी रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। अब अमेरिका के पास क्या बचा है? पैट्रियट मिसाइलें, लेकिन उनके पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक भी खत्म होने की कगार पर है। ईरान ने साबित कर दिया गया है कि अगर उसे घेरा गया तो वो अमेरिका के सबसे महंगे डिफेंस को खिलौनों की तरह धूल चटा देगा, और उसने साबित भी किया। ट्रंप प्रशासन भले ही कहता रहे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अमेरिका के पास अब दुनिया भर में सिर्फ 8 थाड बैटरी बची है, और इनमें से एक को ईरान के रडार ने नेस्तनाबूद कर दिया है। तो ईरान ने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को कैसे तबाह किया और क्या क्या नुकसान हुआ अमेरिका को, आइए देखते हैं। अमेरिका की थाड डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। अमेरिका की MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया। अमेरिकी सेना का KC-135 विमान भी हमले में क्रैश हो गया। जॉर्डन में ANTPY-2 रडार सिस्टम तबाह हो गया। अमेरिका का AN/FPS-132 फेज कतर में तबाह हो गया। UAE, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब में भी रडार सिस्टम को काफी नुकसान हुआ है। ईरान ने इजरायली ड्रोन डिपो को भी उड़ा दिया है। शिनबेट हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया है, जो कि इजराइल की इंटरनल खुफिया एजेंसी है। अब देखना यह है कि व्हाइट हाउस इस मलबे से अपनी साख कैसे बचाएगा, क्योंकि यहां से अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है। और उसके बाद दुनिया अमेरिका और अमेरिकी हथियारों और बाकी चीजों की सच्चाई भी खुले आंख से देख रही है, जहां से आगे के लिए अमेरिका का रास्ता आसान नहीं होने वाला है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के बारे में हमने आपको हाल ही में विस्तार से बताया था, लेकिन एक और ऐसी ही कहानी निकल रही है पड़ोसी मुल्क चीन से। चीन के नास्त्रे दमस की भविष्यवाणी 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बनेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यह बात बिल्कुल सही साबित हुई। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई होगी, यह बात भी बिल्कुल सही साबित हुई। अब ईरान और अमेरिका के बीच टकराव को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी वायरल हो रही है जिसे लोग चीन के नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी कहते हैं। दावा किया जा रहा है कि सदियों पहले ही इस जंग और सुपर पावर की हार का इशारा दे दिया गया था। तो क्या सच में इतिहास की भविष्यवाणी आज की जंग से मेल खाती है? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी तो काफी हद तक मेल खाती है, लेकिन क्या यहां पर जो चीन के नास्ट्रेडमस है उनकी भविष्यवाणी मेल खा रही है आज के हालात से? और क्या वाकई अमेरिका इस जंग को पूरी तरीके से हारने जा रहा है? ऐलानिया हारने जा रहा, हार तो चुका है, लेकिन क्या ऐलानिया हारने जा रहा है? और इसके बाद अमेरिका को इस युद्ध की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। चलिए जानते हैं कि इस भविष्यवाणी में कहा क्या गया है। मिडिल ईस्ट में जंग धधक रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान आमने सामने हैं। मिसाइल से लेकर ड्रोन बरस रहे हैं और दुनिया तीसरे टकराव की आहट सुन रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के जिस महायुद्ध को दुनिया आज अपनी आंखों से देख रही है, उसकी स्क्रिप्ट जैसे पहले ही तैयार कर ली गई है। बीजिंग के बहुत मशहूर प्रोफेसर रहे शुकिंग जियांग,
जिन्हें चीन का नास्त्रेदमस कहा जाता है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। चीन का नास्त्रेदमस इन्हें ही कहा जाता है। अब चीन के नास्त्रेदमस कहे जाने वाले प्रोफेसर शुकिन जियांग और ईरान अमेरिका की जंग की गई भविष्यवाणी और अमेरिका कैसे घुटने पर आ रहा है, इसको लेकर उन्होंने बात की। आज के हालात को अगर देखें तो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ सैन्य संघर्ष एक गंभीर मोड़ पर है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी लड़ाई जंग सिर्फ अब हथियारों की लड़ाई नहीं रह गई। इस जंग के साथ कई तरह की भविष्यवाणियां जुड़ गई हैं और इतिहास की चेतावनी भी। कहा जा रहा है कि चीन के मशहूर भविष्यवक्ता ने जिस टकराव का जिक्र किया था, उसकी परछाई आज जंग में दिखाई दे रही है। अमेरिका ऐसी जंग में कूद गया है जो उसकी थी ही नहीं। शुरुआत से यह टकराव ईरान और इजराइल के बीच का था, लेकिन इस टकराव में डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक रणनीति ने अमेरिका को सीधे युद्ध के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। यानी जिस लड़ाई में अमेरिका शुरुआत में सिर्फ सहयोगी था, अब वही अमेरिका इस जंग का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। आज हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं, जहां अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब भी उतना ही तीखा आ रहा है। तो चीन के इस नास्त्रेदमस ने कहा क्या है जिससे अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं? शुरुआत 2024 से करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि 2024 में ट्रंप दोबारा चुनाव जीतकर वापस लौटेंगे व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति बनेंगे। इस बात पर आप ब्लू टिक कर दीजिए, ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। फिर उन्होंने कहा कि ट्रंप के दौर में अमेरिका ईरान में टकराव बढ़ेगा। इस बात पर भी ब्लू टिक कर दीजिए, ये बात भी सही हुई। ईरान पर सख्त सैन्य कार्रवाई की चेतावनी, ये बात भी सही साबित हुई। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की आशंका, ये बात भी सही साबित हुई। 2025 में ही न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने ईरान के हमला बोल दिया था। 28 फरवरी 2026 के ट्रंप के बयान से बड़ी चर्चा, बड़े युद्ध की स्थिति में अमेरिका को बहुत नुकसान हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि अंत में अमेरिका को हार का सामना करना पड़ेगा। जियांग की भविष्यवाणी फिर से वैश्विक बहस में आ गई क्योंकि उन्होंने आउटराइटली कह दिया कि अमेरिका हार रहा है। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग बहुत खतरनाक मोड़ पर है। यहां से कभी भी कुछ भी हो सकता है। आलम तो यह है कि इस लड़ाई के बीच में न्यूक्लियर वॉर की आशंका भी जाहिर की जा चुकी है और इसके पीछे बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स बताए गए हैं। बावजूद इसके संघर्ष की न तो तीव्रता कम हो रही है, न ही इसके खत्म होने के कोई स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट का यह युद्ध धीरे धीरे एक बड़े भू राजनीतिक टकराव में बदल चुका है। दुनिया भर में अमेरिका की तरफ से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अमेरिका जीत गया है। अब से ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है, उसकी कमर टूट गई है। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ईरान ने अपनी मोज़ैक रणनीति से अमेरिका को मिडिल ईस्ट की भूल भुलैया में उलझा दिया है। अमेरिका की सैन्य शक्ति आज उस देश के सामने बेबस दिख रही है जो दशकों से प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। अमेरिका ने 1979 से ईरान पर इकोनॉमिक हमले शुरू कर दिए थे और 48 साल से अमेरिका ने ईरान को कभी आर्थिक तौर पर सिर नहीं उठाने दिया। अमेरिका ने ईरान से सब कुछ छीन लिया, उसके जीने का अधिकार भी छीन लिया, उसके व्यापार करने का अधिकार छीन लिया। लेकिन फिर भी ईरान झुकने को तैयार नहीं। बीजिंग के मशहूर प्रोफेसर जिन्हें नास्त्रेदमस कहा जा रहा है, उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान से सीधी जंग लड़ता है तो यह जंग अमेरिका के लिए सबसे महंगी सैन्य भूल साबित होगी, क्योंकि ईरान पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ेगा, वो ड्रोन से लड़ेगा, मिसाइल, प्रॉक्सी नेटवर्क से लड़ेगा और सुपर पावर को इतना थका देगा कि अमेरिका को इस रीजन में हार का सामना करना पड़ेगा। और सर आप तस्वीरें देखिए कि कैसे शिप्स पर अटैक हो रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स पर अटैक हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अटैक हो रहे हैं।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन के नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमेरिका का KC-135, जिसके बारे में अभी हमने आपको डिटेल से जानकारी दी, वो भी क्रैश हो गया। अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों के नुकसान के दावे हैं, कई फाइटर जेट्स के क्रैश के दावे हैं। ये वही पॉइंट है जहां प्रोफेसर जियांग की भविष्यवाणी की चर्चा फिर से तेज हो गई। ईरान के साथ टकराव में दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली फौज को झटके पे झटके लग रहे हैं। जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका की ताकत माना जाता है, जिस पर अमेरिका को नाज था, उस पर सवाल उठने लगे हैं। युद्धक विमानों का भारी नुकसान, क्योंकि जिसे कभी कल्पना माना गया था वो आज हकीकत जैसा दिखने लगा है। युद्ध के मैदान से आ रही खबरें भी अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है। ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में अमेरिकी एयरफोर्स को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस जंग में अब तक अमेरिका $900 बिलियन गंवा चुका है। जंग का असर अमेरिका के अंदर भी दिखने लगा है। ट्रंप की युद्ध रणनीति को लेकर अमेरिका में विरोध तेज हो रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई पूर्व रक्षा अधिकारियों ने भी जंग की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। यानी जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट में भी नहीं, अमेरिका में भी राजनीतिक तूफान खड़े कर रहा है। युद्ध का असर अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने से तेल सप्लाई और शिपिंग रूट्स पर खतरा बढ़ गया है। ग्लोबल बाजार में अस्थिरता है, जिससे कि अमेरिकी बाजार चरमरा रहा है और युद्ध का खर्च अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये जंग लंबी चली तो इससे सबसे बड़ा आर्थिक बोझ अमेरिका को ही उठाना पड़ेगा। चीन के प्रोफेसर शू किनजियांग ने 2024 में कहा था कि मिडिल ईस्ट में ऐसा युद्ध होगा जिसमें अमेरिका को भारी सैन्य और राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा और इसकी वैश्विक ताकत को गंभीर चुनौती मिलेगी। और आज जब तस्वीर अब हमारे सामने है तो ऐसा लग रहा है कि चीन के नास्ट्रेडमस की एक एक भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हो रही है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी आगे भी सटीक होगी, जिसमें अमेरिका के हार की बात कही गई है। जियांग ने अपनी भविष्यवाणियों में एक ताकतवर साम्राज्य का जिक्र किया था। वहीं आज दुनिया के सामने एक बड़ी ताकत बनकर खड़ा है। इस भविष्यवाणी में कहा गया, ईरान पश्चिमी ताकतों के आगे नहीं झुकेगा, ये अपने दुश्मनों को लंबे युद्ध में उलझा कर रखेगा और जो मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। भविष्यवाणी में साफ कहा गया है कि ईरान इस युद्ध से अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बचाकर बाहर निकलेगा। यानी तमाम हमलों, प्रतिबंधों और सैन्य दबाव के बावजूद तेहरान झुकेगा नहीं, उल्टा मिडिल ईस्ट की राजनीति में उसका प्रभाव और कद दोनों बढ़ जाएगा। ईरान के पीछे सिर्फ उसकी सैन्य ताकत नहीं, उसके साथ बड़े वैश्विक समीकरण भी खड़े होंगे। रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश आज ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालात देख लीजिए, ईरान कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। लाल सागर से लेकर लेबनान तक ईरान का इन्फ्लुएंस अमेरिका के लिए किसी चेकमेट से कम नहीं है। अमेरिका के पास भले ही परमाणु जखीरा, एयरक्राफ्ट करियर का जखीरा, लेकिन ईरान के पास असिमेट्रिक वॉरफेयर है, जिसे सुपर पावर के पावर बैलेंस को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। चीन के नास्ट्रेडमस का यहां तक दावा है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई दुनिया में ना भी रहें तो भी ईरान की सत्ता और सैन्य रणनीति टूटेगी नहीं, क्योंकि उसका सिस्टम, उसकी विचारधारा बहुत गहराई तक खामेनेई से आज भी जुड़ी हुई है। जियांग की सबसे डरावनी भविष्यवाणी भी जान लीजिए। ट्रंप का असली मकसद केवल ईरान को हराना नहीं है, बल्कि मार्च 2027 तक एक फुल स्केल जमीनी हमला करना है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को साम्राज्य फैलाने की लत लग गई है, क्योंकि इसका मतलब है आसानी से तेल और आसानी से पैसा। ट्रंप इस युद्ध का इस्तेमाल अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए करेंगे। तो एक बात ये मानकर चलिए कि जैसे जैसे मिड टर्म इलेक्शंस सामने आते जाएंगे, वैसे वैसे ये जंग बढ़ती जाएगी और खतरनाक होती जाएगी, क्योंकि अमेरिका में इसी साल मिड टर्म इलेक्शंस भी होने हैं। जियांग ने एक और खौफनाक चेतावनी दी कि अमेरिका ये जंग हार सकता है। उनके मुताबिक अमेरिकी सेना 21वीं सदी के असिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए तैयार नहीं है। जियांग ने इसकी तुलना 415 ईसा पूर्व के सिसिलियन एक्सपीडिशन से की, जहां एथेंस की शक्तिशाली सेना दुश्मनों को कम आंकने की वजह से तबाह हो गई थी। जियांग इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो ट्रंप इमरजेंसी वॉर पावर्स का इस्तेमाल करके चुनाव टाल सकते हैं और तीसरे कार्यकाल के लिए रास्ता खोल सकते हैं।
अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के बावजूद युद्ध जैसी आपात स्थिति में वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की तरह लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे तो जियांग की बातों में काफी दम नजर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि चीन के नासिर-ए-जमान जियांग आखिर हैं कौन। इनका पूरा नाम है प्रोफेसर जियांग शेशिन। इनका पेशा है इतिहास और दर्शन के बारे में बताना। मूल चीन में जन्मे हैं, बाद में कनाडाई नागरिकता हासिल कर ली। येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। चीन में कई बड़े स्कूलों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। प्रेडिक्टिव हिस्ट्री से काफी ये चर्चा में आए। उन्होंने कई तरह के इतिहास को प्रेडिक्ट कर दिया था। प्रोफेसर जियांग ने अपने विश्लेषण में इतिहास का भी उदाहरण दिया। उन्होंने संभावित युद्ध की तुलना 415 से 413 ईसा पूर्व के सिसिलियन अभियान से की थी, जिसमें एथेंस ने एक बड़े सैन्य अभियान के जरिए सिसिली पर कब्जा करने की कोशिश की थी। शुरुआत में यह अभियान सफल लगता था, लेकिन अंत में यह एथेंस के लिए एक बहुत बड़ी सैन्य आपदा साबित हुआ। जियांग का कहना है कि इतिहास में कई बार शक्तिशाली देशों ने लंबी दूरी के युद्धों में ऐसी ही कठिनाइयों का सामना किया है। पहले तो उन्होंने हमले करके युद्ध को जीतने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो खुद को फंसा हुआ पाए और जंग हार गए और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें बड़ी संख्या में शक्तिशाली पावर्स, उन देशों के लोग भी मारे गए। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है, लेकिन इसमें एक बात जो छिपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डोनाल्ड ट्रंप तीसरे कार्यकाल की तैयारी कर रहे हैं और क्या डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस टालना चाहते हैं आपातकालीन ताकत का इस्तेमाल करके? अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका में जितने भी लोग आज की तारीख में आप वहां की सत्ता में देख रहे हैं, ये सब के सब पावर्स में रहेंगे और वो ही अमेरिका चलाएंगे। ये खतरे की घंटी नहीं, ये खतरे का घंटा बज रहा है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरेंडर की। अमेरिका इजराइल जंग जो कि ईरान के साथ जारी है 14वें दिन से लगातार। जंग के पहले दिन से ही अमेरिका अपनी जीत को लेकर दावे करता रहा है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद दावा किया गया कि अब ईरान के पास सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि अमेरिका भले ही ईरान को कमजोर होने के दावे तो कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने खेल में फंस गया है। यही वजह है कि जंग के 14 दिन बाद अमेरिका की हार का एक बड़ा सबूत पूरी दुनिया के सामने है। ईरान के साथ जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार का सबूत पूरी दुनिया देख रही है। जो ट्रंप कल तक दुनिया को रूस से तेल खरीदने पर अंजाम भुगतने की धमकी देते थे, आज वही रूस से तेल खरीदने की मंजूरी देते फिर रहे हैं। हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, मुहावरा थूक कर चाटना। इसका मतलब कि गलती पर माफी मांगना या फिर अपनी गलती से निराश होना। ईरान जंग के कारण ट्रंप इस दबाव में आ गए हैं कि उन्होंने रूस पर लगे पाबंदियों को हटा दिया और इसके लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। ज्यादा पीछे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा पीछे जाइए। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर 2025, सितंबर 2025, अगस्त 2025, यहां से शुरू करते हैं। अगस्त 2025 में अमेरिका की तरफ से बयान क्या आया था? थोड़ा सा दिमाग को जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा, जब भारत पर 25% का पेनाल्टी टैरिफ लगाया गया और भारत पर कुल टैरिफ हो गया 50%। याद कीजिए क्या कहा था अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा था कि भारत रूस से तेल लेकर यूक्रेनियों के खून से अपने हाथ रंग रहा है और यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। तो मेरा एक पर्सनल सवाल है, अगर डोनाल्ड ट्रंप तक ये सवाल पहुंच जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, क्योंकि मेरे व्यूअर्स हिंदी में है तो मैं हिंदी में सवाल पूछूंगा कि क्या आज दुनिया के लिए जो रशियन ऑयल आपने खोल दिया है, मिस्टर स्टीव विटकॉफ, अगर आप तक ये सवाल पहुंच रहा हो, मिस्टर पीट हेग्सेथ, अगर आप ये सवाल सुन पा रहे हो,
तो क्या आज जब दुनिया के लिए रशियन ऑयल खोल दिया गया और इससे जो रशिया के पास डॉलर्स, रूबल, रूपी, येन, ये पैसे आएंगे, पाउंड, ये पैसे आएंगे, तो रशिया उन पैसों से क्या करेगा? यूक्रेन को फूल के बुके देगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, यूक्रेन में मारे गए लोगों के लिए कैंडल्स भेजेगा। ऑप्शन 3, यूक्रेन के लोगों के लिए लंगर लगवाएगा। या ऑप्शन 4, सीज फायर कर देगा। मुझे लगता है अमेरिका ने पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि दुनिया में तेल की कमी हो गई है, इसलिए रूसी तेल खरीद पर अब हम छूट दे रहे हैं। वो दुनिया से कह रहे हो कि उन्होंने ईरान को हरा दिया और जंग 1-2 दिन की बात है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। इस जंग ने न सिर्फ अमेरिका की कमर तोड़ दी है, बल्कि अमेरिका की बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी है और पूरी दुनिया में तेल का अंतहीन संकट पैदा कर दिया है। 4 साल में पहली बार कच्चे तेल की कीमतें $100 पर बैरल को पार कर चुकी हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान में चल रही जंग की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $100 के पार चली गई और अगर इसे काबू नहीं किया गया तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकता है। लेकिन काबू करेगा कौन? ईरान मानने को तैयार नहीं, अमेरिका ईरान की शर्तें मानने को तैयार नहीं। ट्रंप के पास भले ही जंग को खत्म करने को लेकर कोई जवाब नहीं हो, लेकिन उन्होंने बिना शोर किए समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने के लिए अस्थायी मंजूरी दे दी। लोगों का मानना है कि ट्रंप की मजबूरी है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अमेरिका ने यह भी साफ किया है कि यह खरीद सिर्फ समुद्र में फंसे जहाजों से तेल खरीदने के लिए दी गई। भले ही अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा है कि एक शॉर्ट टर्म फैसला है और इससे रूस को कोई बहुत बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होगा, लेकिन आप एक बात बताइए कि इससे जो रूस कमाई करेगा उस पैसे का रूस क्या करेगा? यह बात अमेरिका से पूछा जाना चाहिए आज की तारीख में, जो अमेरिका ये दलील दे रहा है कि रूस से तेल खरीद लो। रूस से तेल खरीदने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं? चीन, जो रशिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, लगभग 47% तेल खरीदता है, लगभग 1.1 से 1.3 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, रूस के कच्चे तेल का निर्यात का लगभग 38%, करीब 1.3 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट। टर्की, रूसी तेल उत्पाद का सबसे बड़ा ग्राहक, लगभग 26% का इंपोर्ट। क्रूड ऑयल का भी करीब 6% हिस्सा खरीदता है। यूरोपीय यूनियन पाइपलाइन और एलएनजी के जरिए गैस खरीदी जाती है। रूसी क्रूड का लगभग 6% इंपोर्ट करते हैं, एलएनजी का लगभग 50% इंपोर्ट करते हैं। ब्राजील रूस से डीजल और तेल उत्पाद खरीदने वाला बड़ा देश है। रूसी तेल उत्पादों का लगभग 12% आयात करता है। सिंगापुर रूसी रिफाइंड ऑयल का करीब 7% खरीदता है। ईरान जंग में दुनिया भर के कई देश ईरान के साथ हैं। अमेरिका के साथ आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कोई खड़ा है। यूरोप भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने इस लड़ाई को शुरू करने से पहले ना घर के अंदर मंजूरी ली और ना ही अपने अलाइज या फिर बाहर या यूरोपियन कंट्री से कोई बातचीत की, जबकि व्लादिमीर पुतिन ने इसे खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने इसको लेकर ईरान के नेताओं से भी बातचीत की। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद को उसके बाद मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसके ये भी मायने निकाले जा रहे हैं कि ट्रंप हर हालात में पुतिन को जंग से दूर रखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस जंग में रूस की एंट्री होती है तो अमेरिका समेत कई देशों को बड़ी मुसीबत में घिरना पड़ सकता है। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन को एक तरह से रुझाने की कोशिश की है। अमेरिका और रूस के रिश्तों का इतिहास किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रहा है। कभी दोस्ती, कभी दशकों तक कट्टर दुश्मनी। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ एक ही मोर्चे पर थे। नाजी जर्मनी को हराने के लिए दोनों देशों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। इसी साझेदारी ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 में जीत भी दिलाई। लेकिन युद्ध खत्म होते ही दोस्ती में दरार पड़ गई और साल 1947 का दौर शुरू हुआ, जिसे इतिहास ने नाम दिया कोल्ड वॉर। एक तरफ पूंजीवाद अमेरिका तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट सोवियत संघ। दोनों के बीच सीधी जंग तो नहीं हुई, लेकिन हथियारों की होड़, जासूसी और दुनिया पर प्रभाव जमाने की लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान परमाणु हथियारों की दौड़ तेज हो गई और पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के डर में जीने लगी।
फिर आया 1991 का दौर, जब सोवियत संघ टूट गया और दुनिया का नक्शा बदल गया। डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत संघ के कुछ समय बाद के लिए अमेरिका और रूस के रिश्तों में नरमी दिखी, लेकिन ये दौर लंबा नहीं चला। 21वीं सदी में हालात फिर से बदलने लगे। रूस में सत्ता परिवर्तन हुआ, पुतिन के हाथ मजबूत हुए, अमेरिका में नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप का उदय हुआ और दूसरे नेता पहुंचे। यूक्रेन संकट, नेटो का विस्तार, प्रतिबंध की राजनीति ने दोनों देशों को फिर से आमने सामने ला दिया। सबसे बड़ा टकराव सामने आया 2022 में शुरू हुई रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद, जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक और सैन्य दबाव बनाए। अमेरिका ने रूस पर विभिन्न कारणों से कई बार सैंक्शन लगाए, लेकिन सबसे प्रमुख और बड़े पैमाने पर प्रतिबंध 2014 से शुरू हुए, जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया और यूक्रेन में हस्तक्षेप किया। ये प्रतिबंध लगातार बढ़ते गए, खासकर 2022 में रूस के यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के बाद। इसके बाद से आज जो अमेरिका कह रहा है कि भाई आज जाइए आप रूस का तेल ले आइए, खरीद लीजिए। 2014 में क्राइमिया पर कब्जे और पूर्वी यूक्रेन संघर्ष के जवाब में सैंक्शंस की शुरुआत हुई रूस पर। मार्च 2014 में रूसी अधिकारियों पर सैंक्शन लगाया गया, वीजा बैन कर दिया गया। जुलाई 2014 में MH17 विमान गिराए जाने के बाद रूसी ऊर्जा कंपनी सैंक्शन के चपेट में आ गई। सितंबर 2014 में रूसी बैंकों और ऊर्जा कंपनियों पर कैपिटल मार्केट सैंक्शन लगा दिया गया। दिसंबर 2014 में क्राइमिया क्षेत्र में अमेरिकी व्यापार और निवेश पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया। 2015 और 2021 प्रतिबंधों का विस्तार और एक्सटेंशन। 2017 में काटसा कानून पारित हुआ और हथियार और सौदे आदि पर नए प्रतिबंध लगे। 2018 स्क्रिपल केमिकल हमले के बाद अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए। 2021 रूसी सरकार की गतिविधियों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए। 2022 यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के बाद सैंक्शन लगा। फरवरी 2022 सिबर बैंक और BTB जैसे प्रमुख बैंकों पर सैंक्शन लगाया गया। मार्च 2022 रूसी तेल, गैस और कोयले के अमेरिकी आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। दिसंबर 2022 G7 के साथ मिलकर रूसी क्रूड ऑयल पर $60 पर बैरल प्राइस कैप लगा दिया गया, यानी इससे नीचे बेच ही नहीं सकते। 2023 से 2026 तक अमेरिका ने रूस पर कई सैंक्शंस लगाए, कई रूसियों पर सैंक्शंस लगाए, कई कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए, और अब 2026 में कह रहे हैं कि रूस पे सैंक्शन हमने हटा दिया, अब जाइए रूसी तेल खरीद लीजिए। रूस और अमेरिका की दोस्ती की कहानी आज अविश्वास और टकराव के मोड़ पर है। कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन के बदले अमेरिका का, ईरान का अमेरिका ने किया जो रूस से सौदा किया है वो सबके तहत हो रहा है। लेकिन आज की तारीख पे जो स्थिति यहां बन रही है उससे ये साफ पता चलता है, उसे देखने को मिलता है कि अमेरिका का कोई सगा नहीं है इस पूरी दुनिया में। अमेरिका के एक बहुत मशहूर अधिकारी जिनका नाम था हेनरी किसिंजर, उन्होंने एक बहुत मशहूर कोट कहा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना तो ठीक बात है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना उससे भी खतरनाक है। यानी चाहे अमेरिका से किसी देश की दोस्ती हो या अमेरिका से किसी देश की दुश्मनी हो, अमेरिका अपने फायदे, अपना डॉलर, अपने ऐशो आराम, अपनी अय्याशी, अपनी चीजें, अपना डिफेंस, अपना एक्सपोर्ट, अपना इंपोर्ट, इसके अलावा कुछ नहीं देखता। दुनिया में चाहे किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा हो, साफ तौर पर अब यहां अमेरिका ने रूसी तेल को दुनिया के लिए खोल दिया है। लेकिन अब अमेरिका से सवाल जरूर पूछा जाएगा कि क्या अब रूसी तेल की वजह से यूक्रेन के लोगों की जान नहीं जाएगी? क्या अब रूसी तेल की वजह से रूस यूक्रेन वॉर को फंड नहीं मिलेगा? क्या अब रूसी तेल की वजह से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये लड़ाई लंबी नहीं खिंचेगी? और क्या ये अमेरिका का डबल कैरेक्टर नहीं है, ये दोगलापन नहीं है? इस पर खबर पर हमारी नजर आएगी। आगे देखेंगे ऑयल क्राइसिस को अमेरिका किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।